जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे, सेट नंबर 236 यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे आरबी नर्सिंग का जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ साथ वो भी हम लोग सारे क्वेश्चन देखते हुए चल रहे हैं कि जो हमारे आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में ही क्वेश्चन आपके पूछे गए, ताकि एक आपको हर बार ये पता चल पाए कि हमारा पैटर्न कैसा, वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे वहां पूछे जा रहे हैं। और जो चीजें हमसे यहाँ पे गलत हो रही, और हमें एक चीज ये भी पता चलता रही भाई इस पे हमें ज्यादा वहां फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये मान चल रहा है कि टारगेट दोस्तों आपको अभी से फिक्स कर लेना है कि हमें 40 क्वेश्चन तक वहां पे सही करने, यानी 50 में आपको 40 क्वेश्चन करके आना है, तभी आपका सिलेक्शन वहां पे आपका हो पाएगा। सेम दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपको नॉर्मल दिखेंगे, कुछ आपके हार्ड दिखेंगे, कुछ आपके मॉडरेट वहां पे दिखेंगे, लेकिन कुल मिला के ये मान चल रहा है 40 प्लस क्वेश्चन का टारगेट आपको बना के चलना है। अगर आपको ये चाहिए कि भाई हम एग्जाम दे के आए और हमारा सिलेक्शन वहां पे हो जाए, तो 40 प्लस का टारगेट अभी से फिक्स वहां पे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन देखेंगे आप, और यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने खुद ही दिख जाएंगे। आप ऑप्शन एक बार वहां पे देख लीजिएगा, फिर देखना कि इसका आंसर आपका कितना वहां पे हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, सारनाथ कहाँ पे स्थित है। आप ये बात काउंट करते हैं कि आपका स्कोर यहाँ पे कैसा चल रहा है, यानी जीके में ज्यादा गलत हो रहे हैं, या आपके बायोलॉजी में गलत हो रहा है, केमिस्ट्री में गलत हो रही है, या मैथ गलत, और उस पर आपको बाद में फोकस वहां पे कर लेना कौन कौन से टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास आरबी नर्सिंग असिस्टेंट जो न्यू पैटर्न सिलेबस है, ये आपके पास वहां पे होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास न्यू पैटर्न सिलेबस नहीं है तो तब भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं जहां पे इसका सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी वहां पे कंटिन्यू कर लेनी है। तो वो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे, सारनाथ कहाँ पे स्थित है। और ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी बहुत ज्यादा हुआ करते हैं। अब इसकी जो पीडीएफ है अपना जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या एप्लीकेशन है या व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन ही बार बार प्रैक्टिस वहां पे करते रहिएगा। इसका सीधा सीधा दोस्तों आप राइट आंसर क्या बताओगे, जो आपका सारनाथ है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा। आप सीधा कहोगे सारनाथ कहाँ पे स्थित हो जाएगा, आप कह दोगे ये कहाँ पे है, बिहार में आपका स्थित वहां पे हो जाएगा। तो यहाँ सारनाथ से और कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो आपसे ये यहाँ पूछा जा सकता है कि ये बताओ सारनाथ, जैसे कि ये बता दिया गया ये सारनाथ कहाँ पे आपका स्थित है, ये बिहार ना होगे, क्या बताओगे, उत्तर प्रदेश आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे आपसे ये भी बात वहां पूछी जा सकती है, अच्छा ये बताओ सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश कौन से जिले में स्थित है, ये चीज भी आपसे पूछी जा रही है। एक क्वेश्चन ये बनेगा, तो जिला अगर आपसे पूछा जाए, जिला आपको क्या बताना है, वाराणसी जिले में आपका ये वहां पे स्थित आपका हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आपसे एक चीज ये यहाँ पूछी गई, अच्छा ये बताओ, तो एक चीज ये यहाँ पे सेकंड याद कर लेना कि जो आपका सारनाथ ही एक ऐसा जगह आपका वहां पे हो जाता है जहां गौतम बुद्ध ने, किसने, क्या लिखोगे यहाँ पे, गौतम बुद्ध ने यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था। और जिसे किस नाम से जाना जाता है आप बताओगे, इसे आपका धर्म चक्र, क्या बताओगे, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से दोस्तों ये आपका जाना लगा है। ये दो क्वेश्चन आपके बन गए। एक क्वेश्चन यहां से और क्या आपसे बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन क्या आपका बनेगा, यहाँ पे ये याद कर लेना, जो अशोक महान ने यहाँ पे एक स्तंभ बनवाया था, किसने बनवाया था, अशोक महान ने यहाँ पे एक क्या बनाया था, स्तंभ वहां बनाया था। एक चीज ये भी याद कर लेना, क्या बनाया था, स्तंभ, स्तंभ बनाया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और जिसपे जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे आपका क्या कहते हैं, सिंह स्तंभ के नाम से आपको ये भी जाना जाता है, क्या, सिंह स्तंभ। यानी जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, आप देखा होगा जहां पे ये शेर बने रहते, 3 शेर हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में होते 4 शेर वहां पे होते हैं। ये भी कहाँ पे आपका, यहीं पे आपका स्थित वहां पे हो जाएगा। और ये प्रसिद्ध आपका यहाँ पे क्या स्थित है, एक और 4 क्वेश्चन, क्या चौथा क्या बनेगा, यहाँ पे प्रसिद्ध आपका धमेक स्तूप, क्या बताओगे, धमेक स्तूप, धमेक स्तूप आपका यहाँ पे स्थित है। यानी यहाँ से ये क्वेश्चन तो पूछा गया, और ये 4 चीजें और आपसे यहाँ पूछी जा सकती है। ये चीजें भी आपको क्लियर वहां पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो जो जो क्वेश्चन और आपसे बन सकते हैं, जैसे ये पुणे जड़ाल जब पूछा गया था, अब यहाँ से हो सकता है आपसे ये ना पूछ के ये चीजें पूछ ले, तो सारा कुछ हमें क्लियर वहां पे होना चाहिए।
अब इसके बाद जो एक अगला सवाल है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, सीधा सीधा माइंड आपका क्लिक कर जाएगा कि भाई इसका आंसर आपका क्या हो सकता है। तो निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है, तो जो आपका ब्रह्म वेद है, ब्रह्म वेद के नाम से कौन जाना जाएगा, जो आपका दोस्तों यजुर्वेद है, इसे क्या कहते हैं, ब्रह्म वेद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए, सीधा सीधा ऑप्शन ए जो आपका दिया गया, ये हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। ब्रह्म वेद के नाम से यजुर्वेद को आपको यहाँ पे जाना जाता है। दोस्तों जो आपको ये यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद में आपके जो आपके यज्ञ पहले हुआ करते थे, यज्ञों से संबंधित मंत्र यहाँ पे दिए गए, यानी जो पहले यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञों से संबंधित क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके सारे मंत्र इसमें आपके दिए गए। इसे ब्रह्मा वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यज्ञों की प्रक्रिया बताई गई है कि जो यज्ञ पहले हुआ करते थे या अभी भी वहां पे होते, इसका प्रक्रिया क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, कौन से मंत्र आपके पढ़े जाते हैं, कैसे इसका समापन वहां पे करना है, ये सारा कुछ आपका यजुर्वेद में बताया गया है, इसीलिए इसे ब्रह्म वेद भी आपका कहा जाता है। दोस्तों जो आपका ब्रह्म वेद है या फिर जो आपका यजुर्वेद है, एक चीज ये याद करना, इसको क्या मेन आपका दो पार्टों में, चाहे ये मान लो दो भागों में आपका डिवाइड वहां पे किया गया। एक दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कृष्ण, क्या बताओ, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और एक क्या होता है आपका शुक्ल यजुर्वेद। इसे दो भागों में भी आपका डिवाइड वहां पे किया गया है। तो ये चीज याद करना कि अगर पूछा गया यजुर्वेद में मेन क्या चीज बताई गई, क्या बताओगे, यज्ञों के बारे में बताया गया, जो हमारे यज्ञ हुआ करते हैं उसमें कौन कौन से मंत्र आपके पढ़ने, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। अच्छा ये बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल वहां पे हुए थे। अब ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब ये दानापुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर आप क्या बताओगे। देखो भाई इतना टाइम वहां पे आपका नहीं दिया जाएगा, जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको ये माइंड क्लिक करना चाहिए कि इनके आंसर आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल यहाँ पे हुए थे, किसकी मदद ली थी इन्होंने, भाई चाणक्य। क्या बताओगे, इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 आपका दिया गया, चाणक्य आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो चाणक्य है ना, चाणक्य के बारे में क्या बताओगे, चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनका अन्य नाम क्या बताओगे, चाणक्य के, चाणक्य को क्या कहा जाता है, या तो इन्हें एक नाम लिख लेना, क्या, विष्णुगुप्त, यहाँ क्या लिखोगे, विष्णुगुप्त यहाँ पे लिख लेना, विष्णुगुप्त, या फिर इन्हें कौटिल्य, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, इनके अन्य नाम ये कौटिल्य के नाम से ये आपके वहां पे जाने जाते थे। और चाणक्य महान ने एक राजनीतिक और क्या थे, ये अर्थशास्त्री थे, चाणक्य क्या थे, एक राजनीतिक और अर्थशास्त्री यहाँ पे थे। और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त की बहुत ज्यादा इन्होंने सहायता भी वहां पे की थी। और चाणक्य के एक पुस्तक बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपकी पूछी जाती है कि चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका, अर्थशास्त्र, क्या लिखा था, अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक यहाँ पे लिखी थी। कभी अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो चाणक्य का नाम आपको वहां पे बता देना, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद नंद वंश के अंतिम राजा जो घनानंद थे, क्या थे, अंतिम राजा जो घनानंद थे, यानी जो आपके नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे, इसके आगे कभी पूछा जाए नंद वंश के अंतिम राजा का नाम बताओ, क्या, जो धनानंद लिख लेना, कहीं घनानंद लिख के आता है। जो आपके ये धनानंद को पराजित करने में इनकी जो रणनीति थी काफी ज्यादा निर्णायक वहां पे थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पता होने चाहिए सारे। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसके द्वारा लागू की गई थी। जो आपकी अंग्रेजी शिक्षा है ये किसके द्वारा लागू की गई थी, ये हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी ये किसके द्वारा लागू की गई थी, तो दोस्तों ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो आपका ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम आपको बताना है, ऑप्शन 5 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों वहां पे जब आपका एग्जाम आएगा, कभी कभी अगर वहां पे ऑप्शन आपके 4 जगह 5 भी आपको लिख जाते हैं, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर में होगा, तो भाई वहां पे ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन भी वहां पे दिया जाता है, जिसमें कंफ्यूज वहां पे कभी आपको नहीं होना, 4 दे, 3 दे, 2 दे, 1 दे, 5 दे, 6 दे, वो आपको जो आंसर होता है आपको उसी पे वहां पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताओगे, जो आपके लॉर्ड बेंटिंक थे, इन्होंने ये शिक्षा कब से प्रारंभ की थी, यह बताओगे 1835 में,
1835 में अंग्रेजी शिक्षा, 1835 में क्या लिख दोगे यहाँ पे, 1835 में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लागू वहां पे की थी। और इन्होंने मैकाले की सिफारिश को क्या कर दिया था, स्वीकार वहां पे कर लिया था, क्योंकि मैकाले ने इसकी सिफारिश वहां पे की थी। और जो इसका मेन उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी में शिक्षित वर्ग तैयार करना। जैसे पहले जो अंग्रेज अपने देश में वहां पे राज किया करते थे, उस समय क्या होता, उन्हें वर्करों की जरूरत वहां पड़ती थी, जैसे क्लर्क की वहां जरूरत पड़ती थी, तो वहां पे क्या होता, जो वो चीज वहां बोलते थे, अब जैसे जो हम पहले क्या था, इंग्लिश का इतना प्रचलन वहां पे नहीं था, तो उनकी लैंग्वेज कोई ज्यादा समझ वहां पे नहीं पा रहा था, इसीलिए इन्होंने क्या था, अंग्रेजी जो शिक्षा था इसका वहां काफी ज्यादा फैलाया था वहां पे, कि सभी को ये शिक्षा जो वहां पे लेगा उसे हम नौकरियां वहां प्रदान करेंगे, इसीलिए कि ताकि ये वहां पे वर्कर वहां पे रख सके, और वही वर्कर रख पाए जो जो उनकी लैंग्वेज समझ सके। तो इसका मेन उद्देश्य तो आप समझ गए। और कब ये हुआ था, 1835, आप यहाँ पे याद कर लेना, ऑप्शन आपका राइट आंसर 5 नंबर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र वहां पे हुआ था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या बताओगे राइट आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो ये बताओगे दोस्तों, जो क्लेमेंट एटली का नाम आपको यहाँ बता देना है, ऑप्शन नंबर 2 सीधा सीधा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपके ये क्लेमेंट एटली है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत आजाद हुआ था 1947 में। उस समय क्या थे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इनकी सरकार ने ही भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय वहां पे लिया था, और इन्होंने माउंट बेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त वहां पे किया था। तो अगर कभी आपसे ये भी पूछा जाए कि भारत का अंतिम वायसराय का नाम बताओ, किसका बताओगे, लॉर्ड माउंटबेटन को आपको बताना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी वहां पे जाता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए इनकी पार्टी का नाम बता दो, अच्छा इनकी पार्टी क्या होगी, इनकी पार्टी का उस समय नाम क्या था, लेबर पार्टी। क्या बताओगे, पार्टी का नाम हो जाएगा इनकी लेबर पार्टी, इनकी पार्टी का नाम वहां पे हो जाता है। और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशों से क्या क्या मुक्ति वहां पे प्रदान की थी। बस मेन आपको दो यहाँ पे तीन चीजें याद करनी है कि भारत कब आजाद हुआ, एक बताओगे 1947 में, और जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसका नाम बताना है, क्लेमेंट एटली का। अब इनकी पार्टी का नाम क्या बताओगे, लेबर पार्टी आपको बता देना है। और कभी पूछा गया भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आपको पता होना चाहिए। ये चार प्रकार के क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से कौन सा नृत्य आपका यहाँ पे संबंधित हो जाएगा, तो क्या बताओगे? दोस्तों यहाँ पे एक नृत्य जो आपका रौफ दिया गया, रौफ, ये कहाँ संबंधित हो जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य से आपका ये वहां पे संबंधित आपका हो जाता है। अब यहाँ पे अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा जो आपका ये रौफ होता है कैसा नृत्य होता है, तो रौफ कैसा नृत्य होगा, आप क्या बताओगे? ये आपका एक पारंपरिक नृत्य होता है। कैसा नृत्य होगा, पारंपरिक नृत्य दोस्तों आपका यहाँ पे होता है। अब ये दोस्तों जो आपका नृत्य होता है, खास तौर पे जो वहां की महिलाएं होती हैं, क्या लिखोगे, जो वहां की महिलाएं होती है इनके द्वारा ये नृत्य वहां पे आपका किया जाता है। और ज्यादातर ये आपका नृत्य त्योहारों में ही आपका वहां पे किया जाता है। और दोस्तों ये जो नृत्य होता है, जैसे कि आपका ईद हो गया, ईद हो गया, या फिर दोस्तों जो आपका बसंत ऋतु, जैसे कि बसंत ऋतु हो गया, यहाँ पे इस दौरान ये आपका नृत्य वहां पे किया जाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, समूह में गाना और नृत्य वहां पे शामिल होता है, पूरा ग्रुप होता है जो यहाँ पे नृत्य करता है और गाना वहां पे आपका गाता है। तो ये इसका राइट आंसर सीधा सीधा रॉफ का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। और इसके बाद एक सवाल पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ये बताओ वो अर्थशास्त्री भी हो यहाँ पे और उनको नोबेल पुरस्कार भी वहां पे दिया गया, तो किसका नाम आपको यहाँ बताना है। ये चार ऑप्शन आपको दिखेंगे और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर किसका नाम बताना है, यहाँ बताएंगे हम लोग अमर्त्य सेन का नाम बताना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दो जो आपकी अमर्त्य सेन थी ना, अमर्त्य सेन, इनको 1938 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें यहाँ पे दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये याद करना कि ये आपके हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे, जो आपके अमर्त्य सेन थे। अब कभी ये चीज पूछा जाए
ये कौन से विद्यालय में प्रोफेसर थे, क्या बताओगे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो था वहां पे ये प्रोफेसर भी वहां पे थे। और वैसे तो जो आपको ये अभिजीत बनर्जी का नाम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इनको भी नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया जा चुका है। लेकिन जो आपके अभिजीत बनर्जी को भी नोबेल विजेता ये आपके होते हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। ये कैसे हो जाते हैं? ये हो जाएंगे दोस्तों भारतीय मूल। ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भारतीय मूल के दोस्तों, ये वहां पे आपके हो जाते हैं, ना कि एकमात्र भारतीय नागरिक होंगे। और जो अमर सेन हो जाएंगे यहाँ पे, तभी बताओगे आपका राइट आंसर किसका नाम बताना है? अमर सेन का आपको यहाँ पे बताना है। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये चीज आपको पता ही है कि जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको वहां प्रोवाइड करा रखे हैं, भाई जो चीजें यहाँ पे आपकी दी जा रही हैं, यानी जो आप जैसे आप ये एप्लीकेशन ओपन एने वाला वहां पे ओपन करते होंगे, जो इस फोल्डर के अंदर दोस्तों जितने भी आपके कंप्लीट नोट्स यहाँ पे दिए गए दोस्तों, जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, इसमें दोस्तों आपके दो टाइप के पहले तो यहाँ नोट अपलोड होंगे। पहले तो आपके बाय हैंड राइटिंग आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा बाय टॉपिक आपके कवर कराए गए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वहां पे जा रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों यही टॉपिक वाइज ही आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2000 से लेके 2024 तक जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम हुए, वहां पे जितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको अपलोड यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के अंदर सारा कुछ आपको मिलेगा, और साथ साथ इसी के अंदर दोस्तों आपको 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। बस जो चीजें यहाँ पे आपकी दी जा रही है, बस ये तैयार करके अपना एग्जाम देने जाना। जो आपका पेपर 29 जून से वहां पे स्टार्ट हो रहा है, जब भी आप पेपर बैठोगे इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको अच्छे से वहां पे तैयार करनी है। एक बार ये तैयार करके अपना एग्जाम दे के जाना, आप जब भी पेपर बैठोगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे दी जाएंगे। यहाँ पे केवल आपको वही चीजें बताई गई जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होती है, यानी जहां से आपका पूरा सिलेबस कवर भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी बहुत ज्यादा आपके होते हैं, वो भी सारे आपको वहां पे देखने को मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपके नोट्स अपलोड किए गए सारे आप ध्यान से वहां पे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो हम सभी को पता है कि जो हमारा नाट्य शास्त्र है इसके लेखक किसका नाम बताना है आपको। तो नाट्य शास्त्र के लेखक सीधा सीधा आप क्या बताओगे? भरत मुनि का नाम यहाँ पे आपको बता देना है। दोस्तों जो आपको ये नाट्य शास्त्र है, ये प्राचीन भारत का नाट्य और रंगमंच पे आपका एक आधारित ग्रंथ आपका वहां पे हो जाता है। इसे दोस्तों आपका किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा आपका ये लिखा गया है। और इसमें आपका अभिनय हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, आज की विधियां वहां पे आपके बताई गई हैं। इसे भारतीय रंगमंच का मूल ग्रंथ कहा जाता है। जो नाट्य शास्त्र है, तो भारतीय रंगमंच का मूल ग्रंथ अगर कभी पूछा जाए किसे कहा जाता है, नाट्य शास्त्र का नाम ही आपको देना है। और इसमें क्या होता है? रस सिद्धांत आपका वर्णित, जो आपका रस सिद्धांत होता है इसमें आपका वर्णित यहाँ पे हो जाएगा। तो भरत मुनि का नाम आपको सीधा सीधा बता देना है। अब ये बताओ रामचरितमानस का लेखक कौन है? रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो इसका लगभग हर बच्चे को आंसर पता ही यहाँ पे होगा कि जो आपका रामचरितमानस है इसके लेखक किसका नाम बताना है। ये हो जाएंगे तुलसीदास हो जाएंगे। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों ये तुलसीदास ने कब लिखा था इसे? तो कब लिखा था? ये लिखा गया दोस्तों 16वीं शताब्दी में। कब लिखा गया था? 16वीं शताब्दी में दोस्तों ये आपका लिखा गया था। और ये किस भाषा में लिखा गया था? क्या बताओ? ये आपका अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? आपका ये अवधी भाषा में आपका लिखा गया था। और जिसमें क्या किसके बारे में बताया गया? जो भगवान राम के बारे में, भगवान के राम के जीवन के बारे में इसमें आपका बताया गया था। इसे भक्ति काल का प्रमुख ग्रंथ भी आपका माना जाता है। अगर कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए भक्ति काल का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तब भी आपको रामचरितमानस का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। अगले सवाल में पूछा गया ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। ये लखनऊ जेडारो के कई सारे जेडारो में या एआरओ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, किसका नाम बताना है? यहाँ बताना है के मल्लेश्वरी, जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों के मल्लेश्वरी ने क्या बताओगे? इन्होंने दोस्तों 2000 में आपका जो सिडनी का ओलंपिक हुआ था, कहां पे हुआ था? सिडनी का ओलंपिक हुआ था। यहाँ पे कौन सा पदक जीता था? यहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक, यहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक वहां पे ये जीता था। अब इन्होंने कौन से मतलब उस समय कौन सा गेम ये खेल रही थी वहां पे? वेट लिफ्टिंग का।
अगर इनका खेल भी पूछा जाए तो खेल कौन सा बताओगे, वेट लिफ्टिंग इनका वहां पे खेल आपका हो जाता है। अब इन्हें कई सारे अवार्ड भी दिए जा चुके, जैसे आपका अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें दे दिया गया है, और पद्म श्री जो पुरस्कार है इससे भी सम्मानित वहां पे किया गया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें भी याद कर लेना कि कब दिया गया, 2000 में सिडनी जो ओलंपिक वहां पे हुआ था, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक वहां पे जीता था। और ये कौन से खेल संबंधित हो जाएंगे, क्या बताओगे, जो आपका भारोत्तोलन होता है उससे ये संबंधित आपके वहां पे हो जाएंगी, जो आपका वेट लिफ्टिंग, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, जो आपके मैथ आते हैं, मैथ आपके बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहां पे आप बना लोगे। जैसे आपके सेम ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे, तो इसका देखो कैसे आप वहां पे सॉल्व करोगे, और सीधा सीधा आंसर आपको दिया गया है। ये 6 अंकों की संख्या, एक आपकी 6 अंकों की यहाँ पे संख्या दे दी गई है, ये अगर आपके 88 से विभाज्य है तो हमें x का मान बता दो क्या होगा। तो ये अगर ये 88 से विभाज्य संख्या है, ठीक है, वो पहले तो ये बताओ, हम जो आपका 88 है इसको हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दो, गुणनखंड कर लो, इसे हम क्या बता सकते हैं, ये आपका 8 और 11 गुणनखंड यहाँ पे आपका हो रहा है। अब देखो सवाल में क्या दिया गया, यहाँ पे लिखा 6 है, यहाँ पे मान लो x है आपका, यहाँ पे 2 है, 9 है, 0 है, 4 है, ठीक है। अब देखो हमें एक बात ये पता है कि आपकी कोई संख्या 11 से कब कटती है, तो उनके एक अंक, इसको पहले जोड़ लो, इनको जोड़ लो, अब इनका जो योगफल होगा, अब इसके बाद क्या करो, इसको जोड़ लो, यहाँ पे आगे संख्या लिखी, ये लिखी है, ठीक है। अब इनके योगफल अगर क्या हो जाए, या तो 11 से कट जाए आपके, या फिर 0 हो जाए, तो आप ये कहोगे ये पूरी संख्या ही आपकी हमारी जो यहाँ पे दी गई 11 से डिवाइड आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अगर ये 11 से डिवाइड होगी भाई 88 से भी तो कट जाएगी, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड ही तो आपका वहां पे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कितना, अब पहले जोड़ो, यहाँ पे देखो 6 और प्लस 2 किया 8 हुआ, 8 0 किया 0 गया, यहाँ पे हमने इन दोनों को जोड़ा, यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, पहले देखो ये जोड़ो, या फिर एक चीज ये जोड़ लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जहाँ ये लिखा, यहाँ पे हमने x लिख दिया, क्या लिखा, x प्लस 9, x प्लस 9 4, 9 4 कितना हो गया आपका 13 हो गया, यानी यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस 13 आपने लिख दिया। अब इसके आगे एक संख्या क्या बच रही है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 0, 6 2 8, अब यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे या तो मैंने क्या बताया, इनका जो योग है ये 11 से डिवाइड आपका हो जाए, या फिर इनका मान आपका पूरा 0 वहां पे शून्य हो जाए, तो पूरी संख्या आपकी 11 से वहां पे डिवाइड हो जाएगी। अगर 11 से डिवाइड होगी, पूरी संख्या 88 से भी आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ बताओ x का मान हम क्या रख दें कि ये संख्या या तो 0 हो जाए, या फिर पूरी संख्या 11 से कट जाए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन भी यहाँ पे आपके दिए जाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ बताओ, इन्हीं ऑप्शन में कोई संख्या रख के यहाँ पे देख लो, क्या संख्या 11 से आपकी डिवाइड हो रही है। पहले हमने 5 रखा, तो 13 5 हमने कर दे, 4 से माइनस कर दी, ये नहीं कट रही। अब देखो यहाँ पे 6 रखो, यहाँ जब आप 6 रखोगे, 6 प्लस 13 किया, माइनस आपका 8 यहाँ पे कर दिया, और 13 6 कितना हो जाएगा, जोड़ो यहाँ पे, आपका 19 हो गया, 19 माइनस 8 किया, ये क्या हो जाएगा 11। देखो 11 से 11 हमारा डिवाइड हो गया आपका, तो आप क्या कह दो, ये पूरी संख्या ही आपकी मान लो 88 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, जो आपको ये x यहाँ पे दिया गया है, तो x की जगह आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे 6 आप यहाँ पे रख सकते हो, कि x की जगह अगर 6 मान रखा जाता है, आपकी पूरी संख्या वहां पे डिवाइड हो जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस यहाँ पे करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। अगला सवाल ये पूछा गया है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का मासा आपका दिया गया 19 है, उनका योगफल आपका 152 है, उनके बीच का अंतर की गणना करें, अंतर की गणना करें, ये सवाल है पूछा गया है। तो कैसे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ध्यान देखना। देखो हम ये मान चलते हैं कि एक संख्या को, 2 संख्याओं की बात हो रही है, ठीक, हमने ये माना कि वो एक संख्या जो कॉमन वहां पे होती है, एक संख्या आपकी कॉमन, देखो यहाँ पे क्या है, एचसीएफ आपका 19 है, हमने माना एक संख्या हमारी x है, एक संख्या y है। अब अगर जो मासा होता है, क्या होता है, ये दोनों संख्याओं में कॉमन वहां पे होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 19 इसके साथ भी लिख दिया, 19 इसके साथ भी लिख दिया, क्योंकि भाई ये तो आपका कॉमन ही तो होता है जो मासापा होता है। 19 x है, 19 y है, इसका मासापा जो दोनों कॉमन, वही मासापा वहां पे होता है। हमने माना ये 2 संख्याएं आपकी यहाँ पे हो गई। अब सवाल में बोला गया उनका जो योगफल 152 है। अच्छा ये बताओ, अब आगे सवाल क्या हो गया आपका, 19x प्लस का 19y बराबर, ये आपका दिया गया 152 के। अब यहाँ पे क्या 19x है, 19y आपका यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या करो, x प्लस वाई का 19 कॉमन हमने कर लिया, 19 आपने क्या कर लिया कॉमन, ये आपका x प्लस वाई बराबर हो गया 152।
अब x प्लस वाई कितना आपका हो जाएगा 19 से आप इसे डिवाइड करोगे आपका 8 बार यहाँ पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे, अब बताओ हमें ये संख्या निकालनी है, x और y के मान हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, वही हमारी संख्या हो जाएंगी वहां पे। अब पहले ये बताओ जो आपका x है, यानी यहाँ पे x और y की जगह हम क्या संख्या रखें कि हमारा योगफल आपका 8 होना चाहिए। अब देखो आप वही संख्या लोगे जो दोनों में कॉमन वहां पे ना हो। पहले तो ये देखो 8 कहाँ कहाँ से आ सकता है, देखो हम यहाँ पे x की जगह यहाँ पे देखो हम पहले क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 6 रख दो, आपका इनका योगफल 8 यहाँ पे हो ही जाएगा। और दूसरा हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पे आप 5 रख दो, इनका भी योग आपका 8 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये भी तो रख सकते हैं, यहाँ पे 4 रख दो, दोनों जगह, तब भी आपका 8 हो गया। तो मैंने वो चीज बताई कि दो ही संख्याएं आपको लेनी है यहाँ पे जो दोनों में कोई संख्या कॉमन वहां पे ना हो। जैसे आप यहाँ इसमें देखो, इसमें 2 कॉमन हो रहा है भाई, ये संख्या हम नहीं लेंगे, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं तो आप ये संख्या ले लेंगे। अब यहाँ पे दोनों में 4 कॉमन है तब भी ये संख्या नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कौन सी 2 संख्या हो जाएंगे, 3 और 5 आपके यहाँ पे हो जाएंगे। बस यहाँ पे सीधा x की जगह क्या रख दिया आपने, 3 रख दिया, यहाँ पे रख दिया आपने क्या रख दिया 5, यहाँ पे आप यहाँ पे रख दोगे। अब देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो उनके बीच का अंतर की गणना वहां पे करिए, कितना यहाँ पे अंतर में गणना आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रखा, 3 से गुणा किया 57 हो गया, यहाँ पे आपने 5 रखा, ये आपका 95 हो गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर करोगे कितना आएगा, ये आपका 38 यहाँ पे आपका हो जाएगा। यही अंतर आपसे पूछा गया है, तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे दिया गया है ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में इसकी प्रैक्टिस वहां पे करिएगा क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे आएंगे। अब देखो एक सवाल ये आपका दिया गया, एक दुकानदार, देखो एक दुकानदार ऐसा है जिसने क्या किया 72 रुपए में, या 10 पर क्या दिया, 10 पर 72 में 60 संतरे खरीदे। देखो 10 पर 72 में 60 संतरे खरीदता है और समान संख्या में 12 पर, समान संख्या मतलब 60 संख्या यहाँ भी आपका आ जाएगा, समान संख्या में 12 पर 90 में खरीदता है, तो वह परिवहन पर 118 खर्च करता है और अपने द्वारा खरीदे गए सभी संतरे बेचता है। यदि पूरे लेन देन में उसने 26% का लाभ होता है, तो ये बताओ 32 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये चीज आपसे यहाँ पूछी जा रही है। तो कैसे से आप सॉल्व करो, ध्यान देखो। पहले तो आप ये बताओ, अगर 10 पर 72 में, तो एक संतरे का मूल्य यहां से निकालोगे, अगर 10 रुपए पे 72 में अगर आप 10 संतरे खरीदे, 72 रुपए आप 10 संतरे खरीदे हैं, तो ये पहले बताओ 60 संतरे खरीदने में कितना रुपया लग गया, यानी पहले का क्रय मूल्य क्या लगा। और फिर आप बताओगे अगर आप 90 रुपए में 12 संतरे वहां उस समय खरीद रहे थे, तो समान संख्या में यानी 60 संख्या में जो दूसरे संतरे वहां पे खरीदे हैं तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया। पहले क्या करो, जितना आपका लगा पैसा, जितना आपने इन्वेस्ट वहां पे किया, सबसे पहले उसका मान आप निकाल लोगे, फिर उसमें 26% का प्रॉफिट वहां पे ऐड कर दोगे, सभी को 32 से आप डिवाइड वहां पे कर दोगे, तो आपका राइट आंसर वहां पे आ जाएगा। कैसे सॉल्व करो ध्यान देखना। अब पहले तो आप ये बताओ कि जो हमारा पहला क्रय मूल्य है यानी CP1, ये आप कैसे निकालोगे। अगर 10 रुपए में 72 रुपए में आपने 10 संतरे खरीद रहे हो तो 60 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे। हम यहाँ पे कहेंगे कि पहले जो हम 72 रुपए में आप 10 संतरे खरीद रहे थे, तो ये बताओ 60 संतरों का क्रय मूल्य कितना हुआ, आपने कहा 432 रुपए, आपने इसे सॉल्व किया 432 रुपए हमारा आ गया। अब फिर बोला गया आगे समान संख्या में यानी 60 रुपए में, अब यहाँ पे हमने बोला जो हमारा CP2 है, जो हमारा दूसरा क्रय मूल्य होगा, ये क्या हो जाएगा, यानी अगर 90 रुपए में आप 12 संतरे खरीद रहे थे, तो अब 60 संतरे खरीदने में अब कितना रुपए आपका लगेगा। तो यहाँ सीधा सीधा क्या कर दिया आपने, यहाँ पे अब लिख दिया आपने कितना, यहाँ पे हो रहा है 12 रुपए में 90, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 90/12 और गुणे आप 60 कर दिया, ये सॉल्व किया 450 रुपए हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखो ये तो पैसा लग गया। अब इसके बाद फिर बोला गया है कि उसका 118 रुपए कहाँ पे खर्चा हो रहा है, परिवहन में। तो अगला खर्चा क्या आपका हो गया, यहाँ पे आपने कहा 118 रुपए आपका ये कहाँ पे खर्चा हुआ, ये आपका परिवहन में खर्चा आपका हो गया। यानी टोटल हमारा कितना पैसा लगा, 432, 450, 188। अब इन सभी को आप जैसे यहाँ पे जोड़ोगे ये कितना हो गया, आप कहोगे 1000 रुपए, तो भाई हमारा पैसा ही वहां पे लग गया है। अब इसमें क्या करना है, अब क्या निकालो, इसका निकाल लो विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस आप निकालो, विक्रय मूल्य क्या होता है। और कितना हो हमें प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट हमें लेना है 26%।
तो इसी पहले तो ये 1,000 रुपए आपका हो रहेगा ही। अब इसी 1,000 रुपए का अगर आप ये कर लो कि आप 26% इसमें प्रॉफिट लेना है, इसका 26/100 लिख लोगे। अब इसे सॉल्व करो, इसे जोड़ो, कितना आ गया, इसका मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो रहा है यहाँ पे 260 रुपए। 1,000 पहले ही आपका हो गया, तो यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये आपका हो गया 1,260 रुपए। अब ये बताओ 1,260 हो गया, अब ये बताना 32 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब पहले तो ये बताओ, टोटल 1,260 रुपए हमारा विक्रय मूल्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 1,260 रुपए कितने संतरों का मूल्य है, ये आपको 60 संतरे यहाँ पे थे, 60 संतरे यहाँ पे थे, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमने 120 संतरा बेचा था, कितने का बेचा, हमने 1,260 रुपए का बेचा है, कितने, 120 संतरे। अब आपको बेचने के पूछा क्या जा रहा है, 32 संतरों का। तो पहले से ये बताओ एक संतरे का कितना हो जाएगा, ये बता दोगे, 1,260 बटे 120 बता दोगे। अब यहाँ बताओ 32 संतरों का क्या हो जाएगा, 32 संतरों का तो ये हो जाएगा आपका 1,260 बटे 120 और गुड़े यहाँ पे कर दोगे 32। अब इसे सॉल्व करो, कितना आपका हो जाएगा, अब इसे सॉल्व करो, कितना, 0 0 आपने सीधा सीधा काट दिया, 2 से काटो, अच्छा 2 से काटा 6 हुआ, 2 से काटा आपका ये 16 हो गया, 2 से काटा 3 हुआ और 2 से काटा ये आपका 8 हो गया, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व किया, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया दोस्तों आपका 336 रुपए। तो आप क्या कह दोगे, 32 संतरों का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 336 रुपए आ गया। सीधा सीधा आपका क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे आया करते हैं। अगला सवाल ये पूछा गया, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, 5:8 है। यदि ए और बी में प्रत्येक में आपका 5 जोड़ा जाता है, ये ए और बी का अनुपात अब 2:3 हो जाता है। ए और बी का योगफल बता दो कितना यहाँ पे हो जाए। कैसे आप सॉल्व करोगे, ध्यान देखना। पहले देखो क्या लिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 यहाँ पे हो गया, तो भाई हमने लिख दिया, एक संख्या हमारी लिखा 5a हो गया, एक संख्या हमने मान ली हमारी क्या होगी 8 है, ए दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 8a आपकी यहाँ पे हो गई है। अब देखो यहाँ बोला गया जब दोनों संख्या 5 जोड़ा गया, यानी जब ये संख्या आपकी 5a है, इसमें भी आपने 5 जोड़ दिया, एक संख्या आपकी 8a है, इसमें भी आपने 5 जोड़ दिया। अब इनका अनुपात कितना हो गया, 2:3, 2/3 हमने लिख दिया। इनका अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया, यहाँ पे 2/3 आपने लिख दिया। अब यहाँ पे ए और बी का योगफल आपको बताना दोनों संख्याओं का। यहाँ पर ए का मान जो भी निकालोगे यहाँ पे रख दोगे, जो भी ए का मान इनका मान निकलेगा, दो संख्याएं पता हो जाएंगे, उन दोनों का हमें जो जोड़ देना है, वही हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसे सोल्व करो, और फिर यहाँ पे ए का मान ले आओ। यहाँ 3 से गुणा हुआ कितना हो, ये हो गया 5×15 ए आपका हो गया, प्लस का 5×15 हो गया, बराबर ये 8×2 16 ए हो गया आपका, और प्लस ये 5×2 10 यहाँ पे आपका हो गया। 15 ए को इधर ले गए, केवल यहाँ बचा ए बचेगा, 10 ए को इधर ले आए, ये माइनस हो गया, यहाँ पे केवल बचा आपका 5 बचा। यानी हमने ये कह दिया ए का मान हमारा कितना आ गया, 5 आपका हो गया। अब देखो अब दोनों संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 8 5 कितना हो गया, ये आपका 13 यहाँ पे हो गया। अब ए का मान अभी हमने निकाला 5, तो 13 गुणे आप यहाँ 5 कर दो, इसका मान कितना निकल के आ गया, 13×5 65 हो गया। तो दोनों संख्याओं का योगफल सीधा सीधा क्या आपको बता देना, 65 आप बता दोगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस करिए कैसे इसका आंसर आपको वहां पे आ जाएगा। अब ये बताओ, एक कार 50 मिनट में 90 किलो, ये आपका यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे ये मिनट में है, ये किलोमीटर में है। तो ये देखो, जब भी आप ऐसे सवाल वहां पे सॉल्व किया करो, पहले एक सारी चीज आप एक ही वहां पे डिजिट वहां पे निकाल लेनी है, एक में ही आपको वहां पे डिजिट में निकालें, तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाओगे। अब बताओ, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में आपसे पूछी जा रही है। तो चाल बराबर क्या होता है हमको, तो बताओ उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखो हमें क्या पता, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या है आपकी 90 किलोमीटर, दूरी क्या है हमें 90 किलोमीटर। अब इसमें मीटर बदलोगे, क्या किया हमने 1000 से गुणा आपने यहाँ पे कर दिया। अब देखो ये आपका किसमें है, मिनट में, देखो पूछा किसमें गया, सेकंड में। तो 50 मिनट में कितने सेकंड आप होंगे, 50 मिनट को आप क्या करो 60 से गुणा करो, इतने आपके सेकंड यहाँ पे हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करो, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 2 0 2 0 सीधा सीधा आपने यहाँ पे काट दिए। 5 से काटा, ये आपका 5×2 10 हुआ, 3 से काटा 3×2 6, ये 30 हो गया। फिर 2 से काटा, ये आपका 15 यहाँ पे हो गया, 15×2 30 को कर दोगे
तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सीधा सीधा क्या कह दोगे, 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाए। बड़ी आसानी से आप सभी के आंसर वहां पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन जैसे हमारा फिजिक्स में पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिजिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल ये बोला गया, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। यानी कोई अगर आप हथौड़ा उठा दो, अब उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। बताओ, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो भाई सीधा सीधा क्या बताओगे राइट आंसर। यहाँ पे आपको क्या बता देना, ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप यहाँ पे राइट बता दोगे। दोस्तों इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु आपकी ऊंचाई पर होती है तो उसमें क्या होता है, आपकी स्थितिज ऊर्जा ही यहाँ पे होती है। अब ये किसके कारण से होती है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसके कारण ही इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा आपकी वहां पे होती है। यानी जो आपका हथौड़ा जैसे ऊपर उठने पर क्या होता है, उसमें ऊर्जा संग्रहित आपको वो करता जाता है, और जैसे अब हथौड़ा वहां पे छोड़ा जाता है तो ये जो आपके स्थितिज ऊर्जा होती है किसमें बदल जाती है, ये आपकी गतिज ऊर्जा में वहां पे सीधा सीधा आपके बदलती हुई चली जाएगी। देखिए स्थिर लेकिन ऊंचाई पर स्थिर वस्तु है, इसलिए ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पे होता है। अगर ऊंचाई पे कोई वस्तु स्थित है तो उसमें क्या, कौन सी ऊर्जा बताओगे, स्थितिज ऊर्जा आप यहाँ पे बताना है। क्योंकि क्या होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जैसे आप उठाते जाओगे उसमें ऊर्जा, जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो स्थिर ऊर्जा होती है। जैसे आप उस वस्तु को वहां पे छोड़ दोगे तो वही स्थिर ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट वहां पे आपकी हो जाती है। तो क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन दाएं हाथ में है, यह किस घटना का कारण यहाँ पे होता है। भाई अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन कभी सॉल्व किए होंगे, देखना एक आपका मिरर का पूरा टॉपिक ही हमारा रीजनिंग का वहां पे हो जाता है। वहां पे आपने देखा होगा कि जो आपका दाया, जब शीशे में आप देखते हो तो दाएं चीज हमारी बाएं दिखती है, बाएं चीज हमारी दाएं वहां पे दिखती है। तो इसका कारण क्या होता है, इस और साइंस में इस घटना को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण कहा जाता है। क्या कहोगे, पार्श्व व्युत्क्रमण, यानी ऑप्शन नंबर 3 आप यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी ये मान चलना दोस्तों, जो आपका समतल दर्पण होता है, भाई जो आपका समतल दर्पण दोस्तों ये आपके होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं वहां पे, इसमें क्या होता है, जो आपका दाया बाया की दिशा क्या होती है, अपोजिट यानी पलट जाते हैं, उलट आपकी वहां पे जाती है। हाँ, इसे ही आपका व्युत्क्रमण आपका यहाँ पे कहा जाता है। यानी बाएं हाथ का प्रतिबिंब हमें दाएं वहां पे आपका दिखाई पड़ता है। तो ये कौन सी घटना होती है, पार्श्व व्युत्क्रमण। आप इसका राइट आंसर वहां बताओगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका सीधा पूछा गया है। अब भाई हम देखा भी होगा कि अगर आप देखना कि अगर कोई चीज आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है, जैसे आप एक बुक में कोई चीज लिख रही है, अब इसे आप शीशे में देखना कैसा दिखाई पड़ता है, भाई ये उल्टा आपको वहां पे दिखाई पड़ता है, उल्टा हमें दिखाई पड़ता है, यही रीजन उसका भी वहां पे हो जाता है। अब ये बताओ, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। भाई हम सभी को पता है, जो आप क्या बताओगे, जो आपका ऊर्जा होता है, एनर्जी होती है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऊर्जा क्या होता है, ये आपका एक रूप से केवल दूसरे रूप में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ना तो आप इसे बना सकते हो, ना तो इसे आप खत्म वहां पे कर सकते हो, बस एक रूप से ये दूसरे रूप में आपका वहां पे चेंज आपका हो जाता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा जो आपका विद्युत ऊर्जा होती है, आप ये मान जैसे कि आपका विद्युत ऊर्जा, अब जैसे कि जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है, अब इसे आप कन्वर्ट किस में कर सकते हो, जैसे यांत्रिक ऊर्जा में कर, पंखा चल रहा है, विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। या फिर ये मान लो उष्मा ऊर्जा में, जैसे कि आप मान लो घर में हम लोग वो हीटर चला लेते हैं, अब वो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, आपकी उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। यानी एक रूप से दूसरे रूप में आप इसका ट्रांसफर वहां पे कर सकते हो, ना तो आप इसे बना सकते हो, ना तो आप इसे वहां पे नष्ट वहां पे कर सकते हो। तो ये कैसा हो जाएगा, ऊर्जा आपका, एनर्जी आपका राइट आंसर सीधा सीधा हम यहाँ पे बता देंगे। अब ये बताओ, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे मान चलो कोई रबड़, आपकी इतनी बड़ी कोई रबड़ हमारी है, इसको आपने क्या किया, खींच के आपने इतने बराबर रबड़ को हमने खींच दिया। अब पूछा गया तनी हुई रबड़ में कौन सी ऊर्जा आपकी संग्रहित यहाँ पे है, तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी भाई, जब तक आप इसमें खींचे रहोगे ना, तो कौन सी ऊर्जा आपकी, इसमें बताओगे क्या राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा।
ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यह तना हुआ रबर बैंड होता है, ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संग्रहित वहां पे आपका ये करता है। अब यह तनाव की वजह से ही आपको जो जितना उसमें तनाव है ना, तनाव की वजह से ही आपकी ऊर्जा वहां पे होती है। और छोड़ने पर यही ऊर्जा, अब जैसे अब रबर छोड़ो भाई, उसमें गति वहां पे होती है, तो ये आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये आपकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट वहां पे हो जाती है। तब क्या बताओगे, गतिज ऊर्जा में आपकी ये वहां बन जाती है। और इसी में केवल नहीं, इस जो आपका ये मान दिया है, रबड़ बैंड दिया है, अब यहाँ पे मान लो आपसे स्प्रिंग भी दे सकता है, मत तनी हुई स्प्रिंग में, ये भी आपको वहां पे लिखा हुआ आ सकता है। जैसे मान लो कोई स्प्रिंग आपकी छोटी सी है यहाँ पे, और इसी स्प्रिंग को क्या किया आपने, खींच के काफी लंबा आपने बना दिया। अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी ऊर्जा है भाई, तब भी हम वही चीज बताएंगे। अगर ये पूछा जाए तनी हुई स्प्रिंग को जो हम लोग छोड़ते हैं वहां पे, तब उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तब उसमें क्या बताओगे, गतिज ऊर्जा, तब आप बता देना। लेकिन जब तक स्थिर है उसमें आप बताओगे स्थिर ऊर्जा आपकी वहां पे हो जाती है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। जो वस्तुएं वे गतिशील वहां पे होती हैं, गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है किस पे आपकी ये निर्भर करती है, तो ये किस पे निर्भर होती है, द्रव्यमान और वेग पे। जो गतिज ऊर्जा का हमें फार्मूला पता है क्या होता है, काइनेटिक हमारी एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर ही तो हमारा होता है यहाँ पे। तो ये किस पे निर्भर करता है, उसका द्रव्यमान पे और वेग पे आपका निर्भर करता है। अथवा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई गतिमान वस्तु है, अगर उसका वेग 2 गुना कर दिया जाए, अगर उसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। यानी अगर आप इसका वेग आप मान 2 गुना कर दोगे, जहां v है वहां 2v रख दो, तो यहाँ पे क्या इसका वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, तो आप क्या कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर वेग 2 गुना करोगे, गतिज ऊर्जा 4 गुना आपकी बढ़ जाती है। ऐसे क्वेश्चन पेपर बहुत बार एग्जाम्पल वहां पूछे जा चुके हैं। इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताना है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले सवाल ये पूछा जा रहा है, जो कि हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसमें पूछा जा रहा है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा प्रयोग किया जाता है। तो अपच के इलाज के लिए कौन सी दवा यूज करोगे इनमें से, तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा भाई हम तो बताएंगे जो आपका अपच होता है इसके इलाज के लिए कौन सी दवा यूज करोगे, यहाँ बताओगे क्या, एंटासिड जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अपच दोस्तों आप ये समझ, जैसे कभी आप किसी की बदहजमी हो जाती है, कि मान लो खट्टी डकारे आती है, यानी उसका पेट कहते साफ नहीं हो रहा है भाई, मैं उसे मतलब उल्टी टाइप की आ रही है, उल्टी टाइप की आ रही है, पेट में गैस आपकी बन गई है। अब इसमें क्या बताओगे राइट आंसर, यहाँ पे आप करते हैं एंटासिड का यूज वहां पे किया था। एंटासिड दोस्तों ये क्या होता है, जो हमारी पेट की अम्लता होती है, जो हमारी पेट की अम्लता होती है, इसे क्या कर देगा, इसे दोस्तों आपका न्यूट्रल कर देगा, इसे क्या कर देगा, न्यूट्रल वहां पे कर देता है। अब ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो हमारा प्रभाव होता है इसको कम कर देता है। यानी जो हमारे पेट में, आपको सभी पता है कि हमारे पेट में एक हाइड्रोक्लोरिक नाम का अम्ल होता है, तो इसकी जो मात्रा होती है इसे क्या कर देगा, आपका कम कर देता है। इससे क्या होता है, जो आपका अपच में जलन हो गया और गैस जैसे जो हमारी समस्याएं होती है ना पेट में, उससे हमें तुरंत वहां पे राहत मिल जाती है। तो क्या बताओगे, एंटासिड आप सीधा राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। अच्छा ये बताओ, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा, अमीबा के बारे में तो आपको पता ही होगा, अमीबा क्या होता है, ये किस प्रकार का आपका अलैंगिक प्रजनन यहाँ पे होता है, तो क्या बताओगे, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे, इसका हो जाएगा द्विखंडन। क्या बताओगे, द्विखंडन, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपका तो अमीबा क्या होता है, अमीबा हम सभी को पता है, अमीबा कैसा होता है, ये आपका एक कोष की जीव होता है, अमीबा एक कोष की जीव आपका यहाँ पे होता है। अब ये क्या करता है, अमीबा एक कोष की जीव तो होता है, अब इसी विधि से ये आपका क्या होता है, विभाजित होता है। यानी इसके एक कोशिका, जैसे कि मान कोई इसका सेल यहाँ पे होता है, अमीबा एक कोष की आपका होता है, अब इसका एक सेल क्या होता है, 2 भाग में आपका ये डिवाइड हो जाएगा, 2 भाग में आपको ये डिवाइड हो जाता है। अब यही दोनों भाग फिर से अपना एक आकार यानी पूर्ण आकार ये वहां पे आपका ले लेते हैं। यानी एक कोशिका आपको 2 बराबर भागों में विभाजित पहले होती है, अब ये दोनों भाग जो होते हैं ये स्वतंत्र होके आपस में क्या बना लेंगे, ये अलग अलग ही आपके अमीबा बन जाते हैं।
ये अलग अलग दोनों भाग क्या बन जाएंगे, अमीबा ही आपके बन जाते हैं। और इस प्रक्रिया को आपका अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से वहां पे होती है। अगर इसको परिस्थितियां अच्छी मिल जाती है, ये डिवाइडेशन बहुत जल्दी जल्दी वहां पे होता है, तभी अमीबा की संख्या बहुत जल्दी जल्दी वहां बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन अब क्या क्या पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया, अमीबा कैसा जीव होता है। तो आप क्या बताओगे, आपका एक कोष की जीव आपका यहाँ पे होता है, ये चीज भी यहाँ पे आप याद कर लेना। तो क्या बताओगे, द्विखंडन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल आता है कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, पूछा गया। कारक नहीं है क्रॉस परागण के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक यहाँ पे नहीं है, जल, जानवर, वायु, पौधे। क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे, तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताओगे, पौधे, प्लांट। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे आप ये समझ लो कि जो पौधे होते हैं इनका जो वहां पे क्या होता है कि जो यहाँ पे दिया जा रहा है आपका क्रॉस परागण दिया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेन पौधों में आप बताओ कैसे होता है। अब इसका राइट आंसर क्या बताओ, जो आपके क्रॉस परागण में क्या होता है, पराग एक फूल से दूसरे फूल तक स्थानांतरित नहीं हो सकता। जैसे ये मान चलना कि एक फूल यहाँ पे है, मान लो भाई एक फूल ये आपका हो गया, ठीक कोई। अब एक फूल यहाँ पे आपने मान लिया, एक फूल आपका यहाँ पे कोई फूल आपका हो गया। अब यहाँ पे इनका परागण क्या भाई, आपस में तो होगा नहीं। ये पौधे जितने होते हैं ये स्वयं परागत नहीं ले सकते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं, ये स्वयं परागण वहां पे नहीं ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनकी परागण के लिए बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है। अब इनको अगर परागण करना है, इनके मान लो ये कड़ यहाँ पे दिए हैं, अब इनमें अगर इन दोनों परागण करना, अब देखो बाहरी कारक क्या हो सकते हैं। जैसे आप ये मान लो वायु हो गया, हवा हो गया, हवा से इनका जो एक कण होगा यहाँ पे आ सकता है, ये स्वतः वहां पे नहीं कर सकते, इनका निष्क्रिय वहां पे होता है। या फिर जो कीड़े होते हैं, कीट मतलब देख रहा हूँ मधुमक्खियां होती है जो अपना शहद लेने जाती है। अब एक मधुमक्खी यहाँ बैठे, यहाँ पे इनके कण लेके यहाँ दोबारा इसमें बैठ जाए, यहाँ पे इनका ऐसे परागण वहां पे हो जाता है। यानी कि आपस परागण वहां पे आपस में वहां पे नहीं कर सकते। क्या बताओगे, पौधे जो आपका प्लांट होता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी पौधे स्वयं पराग नहीं ले जाते, ये आपके निष्क्रिय आपके होते हैं। ये परागण के लिए बाहरी कारकों की आवश्यकता यहाँ पे होती है। और इस प्रक्रिया में आपका आनुवांशिक विविधता आपकी बढ़ती है, आनुवांशिक जो विविधता होती है ये आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये बता, गुणसूत्र में आपका क्रोमैटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम बताओ। गुण सूत्र में आपका क्रोमैटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा। तो उस बिंदु को आपको नाम क्या बता, आप देखो आपका ये काउंट करते चलना। आप जब भी पेपर बैठोगे सेम ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपको दिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बेनिफिट सबसे यही आपको देखने मिलता है कि हमारा जो पूरा सिलेबस होता है ये हमारा रिवीजन हो जाता है, कि भाई हमारा जो पार्ट हमारा वीक होता है वो भी हमें सारा कुछ क्लियर वहां पे हो ही जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, सीधा सीधा आप बताना, सेंट्रोमियर। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सेंट्रोमियर दिया गया, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका सेंट्रोमियर होता है ये आपका दो आपका क्रोमैटिड को यहाँ पे जोड़ता है। अब ये कोशिका विभाजन का महत्वपूर्ण आपकी भूमिका भी आपकी वहां पे हो जाती है। और जो आपका माइटोसिस हो गया, आपका जो मियोसिस हो गया, ये वहां के प्रमुख आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और ये दोस्तों क्या होता है, क्रोमोसोम की जो संरचना होती है ना, इसको स्थिर बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्प वहां पे करते हैं। यानी जो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया जो क्रोमोसोम की संरचना हो जो आपकी क्या होती है, क्रोमोसोम की जो संरचना को स्थिर बनाने में ये काफी ज्यादा भूमिका आपका वो आपका जो सेंट्रोमियर होता है ये वहां पे रखता है। इसका सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताओगे, सेंट्रोमियर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताना, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। किसी फूल का जो आपका मादा प्रजनन का हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाएगा, पुंकेसर, बाह्यदल, अंडक, पंखुड़ियां। आप क्या कहोगे अगर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट वहां पे हुआ, तो सीधा सीधा क्या कहोगे भाई, अंडक कहा जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 3 हम तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका अंडक होता है ये फूल का एक स्त्री प्रजनन अंग यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, आपका जो वत्रिकांग हो गया और जो अंडाशय होता है इसी में आपके वहां पे हो जाते हैं। और दोस्तों जो आपका अंडाणु का उत्पादन यहीं पे आपका करता है और परागण के बाद निषेचन भी आपका इसी में ही आपका होता है। अब इसमें बीज और फल का निर्माण भी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो क्या बताओगे मादा प्रजनन हिस्सा कौन सा हो जाता है, ये आपका अंडक जो होता है ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रक्त का कौन सा घटक भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है।
तो रक्त का कौन सा घटक, तो कौन सा घटक आपको यहाँ बताना है, घटक का नाम सीधा सीधा आप क्या बताओगे, ये हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों प्लाज्मा से और कई सारे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। जैसे आप ये मान चलो कि जो आपका प्लाज्मा होता है, पहले तो यही पूछा गया कि प्लाज्मा कैसा होता है, कहो बताओगे भाई ये तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में आपका होता है। अगर ये पूछा जाए, दूसरा एक ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, देखा भी होगा, तो इसका रंग कैसा होता है, ये आपका होता है हल्का पीला। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर कभी पूछा गया जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा दोस्तों क्या होता है, प्लाज्मा में ये मान चलना 90% भाग क्या होता है, इसमें जल होता है। 90% प्लाज्मा में आपका जल ही यहाँ पे होता है। जल हो गया और घुले हुए प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया आदि यहाँ पे आपके होते हैं। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया प्लाज्मा का कि हमारे शरीर में कुछ काम क्या होता है, तो मेन काम दोस्तों इसका क्या बता दोगे, प्लाज्मा का ये तापमान को कंट्रोल करता है और रक्त के थप का जो होता है, ब्लड का थक्का जमता है, उसमें सहायक भी आपके यहाँ पे होता है। तो इसके कुछ काम यहाँ पे हो जाते हैं। क्या बताओगे, प्लाज्मा तरल होता है, लिक्विड अवस्था में, हल्का पीला होता है, इसमें 90% जल आपके यहाँ पे होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, हमारे शरीर को जो हमारा टेम्परेचर और तापमान होता है उसको कंट्रोल करना होता है। और देखा हो जो हमारा ब्लड में जो थक्का बाद में जमता है, यानी जो कहीं कट मारता ब्लड बहने लगता है, जो उसका थक्का जमाने में भी काफी ज्यादा हेल्प वहां पे आपका ये करता है। तो क्या बताओगे, प्लाज्मा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब बताओ सर, जो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है, तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है किसके नीचे मौजूद हो जाएगी, आप क्या बताओगे राइट आंसर, ये प्रोस्टेट ग्रंथि हमारी जो होती है ये आपकी कहाँ पे स्थित होती है, ये मूत्राशय, आप बता देना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के ठीक नीचे आपकी स्थित हो जाती है और यह आपका शुक्राणु को पोषण देने वाला तरल आपका स्रावित वहां पे, जो आपके स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसको क्या करता है, वहां पोषण देने के लिए ये आपका लिक्विड वहां पे स्रावित करता है। और ये जो आपका मूत्र मार्ग होता है उसको क्या करे, घेरे वहां पे रहती है। और इसका बढ़ना वृद्धा अवस्था में मूत्र संबंधी समस्याएं भी आपका उत्पन्न वहां पे कर देता है। देखा भी होगा कि जो काफी जिनकी एज होता है हो जाती है, उसमें ये पार्ट जो होते हैं, ये ग्रंथ प्रोस्टेट ग्रंथ होती है, इसमें ज्यादा वृद्धि वहां पे आमतौर पे होना स्टार्ट हो जाता है और जिससे कई सारी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट आपकी हो जाती है। तो कहाँ बताओगे, कहाँ पे स्थित होती है मूत्राशय, आपको जो आपका क्या है, जो आपकी ब्लेडर होती है, यूरिनरी ब्लेडर होती है, वहां पे स्थित आपकी ये हो जाती है। अच्छा आप ये बताओ, अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये चीज पूछा जाए जो कि आपके पुणे जडारो में पूछा ही गया था वहां पे, कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में हमें संग्रहित होती है, किस रूप, बताओ, शर्करा होगा, ग्लाइकोजन होगा, या पायरुविक अम्ल होगा, अमीनो अम्ल होगा। तो आप क्या बताओगे, अगर पेपर में ये क्वेश्चन हमारे रिपीट आ जाता है तो हम सीधा क्या बताएंगे, भाई ग्लाइकोजन, भाई हम सभी को क्या पता है, ग्लाइकोजन ही तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या बताओगे, ग्लाइकोजन बता देना। लो भाई, यही पैटर्न आपको यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे इन प्रैक्टिस सेटों में कोई बच्चा 40 क्वेश्चन तक सही कर पा रहा है तो उसकी सही तैयारी बिल्कुल चली, बस कंटिन्यू आप तैयारी को बना लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे। अच्छा ये बताओ, ग्लाइकोजन जो होता है ना, ये जानवरों में ऊर्जा का संग्रहित रूप होता है। जो ग्लाइकोजन होता है, जितने भी आपके जानवर होते हैं उन्हें ऊर्जा का संग्रहित रूप ही आपका होता है। अब ये मुख्यतः आपका यकृत और मांसपेशियों में जमा होता है। कहाँ पे जमा होता है पूछा जाए, जो हमारा यकृत हो गया, ये जो हमारी मसल्स होती है वहां पे ये आपका जमा वहां पे होता है। और जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब यह ग्लूकोज में परिवर्तित वहां पे हो जाता है। जैसे आप देखा होगा कि भाई अगर आप 3-4 दिन खाना नहीं भी खाते तब भी आप जिंदा वहां पे रहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो हम जो आपका ये होता है, जो ग्लाइकोजन होता है, ये हमारे शरीर मांसपेशियों में, यकृत में पहले स्टोर वहां पे होता है, तो ये ऊर्जा वहीं से लेना स्टार्ट कर देता है। यानी कि आप कन्वर्ट किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट आपको वहां पे हो जाता है। और जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कुछ दिन खाना ना खाने के बाद इंसान वहां पे जिंदा रह सकता है। अब यही बताते नहीं भाई, खाना पीना ना दो, इसकी जितनी चर्बी हो पिघल जाएगी, चर्बी इसकी कम हो जाएगी। तो इसका भी रीजन भाई यही आपका वहां पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, एम्फीबिया पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है, जो आपके एम्फीबिया पौधे को निम्नलिखित में किस समूह में आपका रखा जाता है, इसे कहां पे रखा जाता है, आपका ब्रायोफाइटा में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे बता देना। दोस्तों जो आपको ये ब्रायोफाइटा होता है, ये पौधों की भूमि के उभयचर कहा जाता है। पौधों की भूमि के उभयचर आपको वहां पे कहा जाता है। ये जल और भूमि दोनों में ही आपके पाए जाते हैं।
जो ब्रायोफाइटा होता है ये आपका जल और भूमि दोनों में ही आपके पाए जाते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। जो आपके ब्रायोफाइटा होते हैं ना, इनमें जो आपका संवहन ऊतक होता है ये आपका नहीं वहां पे होता है। या जितने भी आपके एम्फीबिया पौधे होते हैं सारे यहाँ पे ही आपके वहां पे पाए जाते हैं। तो कभी अगर इनमें तो कुछ जो आपकी वास्तविक जड़ें होती है, तने होते हैं, पत्तियां होती है, ये सारा कुछ भी वहां पे नहीं पाया जाता है। यानी कि जो आपके एम्फीबिया पौधे होते हैं ना, इनमें जो आपके वास्तविक जड़ें होती हैं या फिर जो तना होता है या फिर जो पत्तियां होती है, इनमें आपकी नहीं पाई जाती है। तो ये किस समूह में रखा जाता है? ये आपके सारे सारे ब्रायोफाइटा समूह में आपके ये वहां पे रख दिए जाते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल ये पूछा गया है, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो आपके टेस्टिस होते हैं इनमें कौन सा हार्मोन आपका स्रावित होता है? ये हार्मोन के नाम यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। जो अपना एक टॉपिक अपना प्रजनन का आता है, अच्छे से तैयार करके जाना। यहाँ से लगभग हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इस बार भी पेपर बैठोगे एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? तो यहाँ पे क्या बता दोगे? जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर एक दूसरे का राइट आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में आपका यौन हार्मोन वहां पे होता है। अब ये कहाँ स्रावित होता है? जो हमारे टेस्टिस होते हैं, जो हमारे वृषण होते हैं, यहाँ से आपका स्रावित आपका ये हो जाता है। अब ये क्या करता है? शुक्राणु उत्पादन को भी आपका ये कंट्रोल वहां पे आपका करता है। जो हमारे सीमेन टेस्ट होता है यहाँ पे, जो हमारे शुक्राणु वहां पे होते हैं, इसको भी आपको ये कंट्रोल वहां पे आपका करता है। तो सीधा राइट आंसर क्या बताओगे? आपका टेस्टोस्टेरोन हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें कि एक बीमारी को हमेशा ही एक होता है। भाई अगर किसी को बीमारी हुई तो उसका एक हमेशा ही क्या होगा? ये चीज पूछी जा रही है आपसे। देखो बता, एक दिया गया कारण, यानी कोई ना कोई कारण होगा, एक ऑप्शन ये दे दिएगा हमें। और दूसरा है उपचार। भाई कोई बीमारी, उपचार तो क्या? उपचार तो है भाई। और तीसरा है डॉक्टर और चौथा जीवाणु। अब ये बताओ, अच्छा अगर किसी की बीमारी हो, क्या उसे केवल जीवाणु से ही बीमारी हो सकती है? भाई बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब क्या वह केवल डॉक्टर के द्वारा ही सही हो सकती है? अपने आप सही नहीं हो सकती भाई। कई सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो नॉर्मली किसी को होती हैं, बाद में अपने आप सही हो जाती हैं। मतलब इसके लिए ये नहीं कि डॉक्टर की ही जरूरत वहां पे पड़े। और दूसरा है उपचार। भाई उपचार तो भाई लगभग लगभग होना चाहिए, लेकिन हमसे ये पूछा गया उपयुक्त कारण हमें बताओ। अब देखो ये बताओ कारण, केस। भाई ये यही हमें राइट आंसर लग रहा है। और यही राइट आंसर आपका वहां भी करोगे अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। क्योंकि तो होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई आपको, तो भाई कोई ना कोई रीजन तो जरूर रहा होगा। अगर आप बीमार पड़ते हो, कुछ भी पड़ते हो, बिना किसी रीजन के तो आप बीमार नहीं पड़ पाओगे। तो आप क्या बताओगे? इसका केस यानी कारण ही आप सीधा राइट आंसर यहाँ पे बता दोगे। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में ही पूछा गया था। जो आपका लखनऊ एमसी सेंटर रिलेशन का एग्जाम हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन दिया गया था, जहां पे कारण वाला ऑप्शन आपका राइट वहां पे माना गया था। तो अगर आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो अब भी आपको कारण यानी केस आपका राइट आंसर वहां पे आपको मानना है। अच्छा ये बताओ, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो कौन सा हिस्सा वहां पे हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? भाई गर्भाशय, जो आपका यूट्रस होता है। क्या बताओगे? ऑप्शन दो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आप क्या बताओ? यूट्रस आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और ये भ्रूण का विकास जन्म तक यहाँ पे आपका होता रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या होता है? जो आपके वृद्धि हार्मोन होते हैं, इसका कार्य क्या होता है? एक बार ये चार ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, जो कि आपका पुणे जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। भाई जैसे ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन एक बार पढ़ते होगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई ये इसका आंसर हमें आता है कि नहीं आता है। और सेम यही लेवल आपके एग्जाम का वहां पे होगा। अगर आप यहाँ पे अच्छे प्रैक्टिस करते हो और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जब भी आपका पेपर बैठोगे, पेपर क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताओगे? हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर चार दोस्तों, ये आपको जो दिया गया है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो हमारा ये वृद्धि हार्मोन है, ये कौन से ग्रंथ से स्रावित होता है? तो ये कौन से ग्रंथ से स्रावित होगा? तो यहाँ पे एक ये भी याद कर लेना, जो हमारे शरीर की एक जो पिट्यूरी ग्लैंड होती है, क्या होती है हमारे शरीर में, यहाँ पे लिखना आप पिट्यूरी। पिट्यूरी ग्रंथ, यानी जो पिट्यूरी ग्रंथ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी पूछा गया वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होगा?
आप बताओगे पिट्यूरी ग्लैंड होती है, पिट्यूरी ग्रंथ होती है, यहाँ स्रावित होता है। अब ये हमारे शरीर की लंबाई और कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। देखो आपने देखा होगा किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, जिसमें आपका ये वृद्धि हार्मोन होता है, ये स्रावित होता है, उसकी हाइट अच्छी खासी आ जाती है। अगर यही वृद्धि हार्मोन की कमी वहां पे होती है, हाइट भी कई लोगों की वहां पे रुक जाती है। और दूसरा एक बात पता है कि जो बच्चे हैं अगर वृद्धि हार्मोन उनमें कम स्रावित होता है, तो जो बच्चे होते हैं उनमें इसकी कमी से, बच्चों में कमी से अगर कभी पूछा जाए, जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी बीमारी देखने मिलती है, इनमें आता बौनेपन, कहते नहीं बौना है, बौनापन है, लंबाई उसकी कम हो गई। और दोस्तों यहाँ पे अगर कभी इसका अधिक स्राव हो जाए, भाई कमी से भी दिक्कत है, अधिक से भी दिक्कत, अगर ये ज्यादा भी आपको स्रावित हो जाता है तब क्या दिक्कत होती है, तब यहाँ पे लिखो क्या, जाइगैंटिज्म, जाइगैंटिज नामक ये रोग देखने को आपको यहाँ मिल जाता है। इसमें क्या दोस्तों, मतलब असामान्य ऊंचाई होती है, काफी ज्यादा लंबे हो जाते, जितना आपका एवरेज होना चाहिए उससे ज्यादा लंबे हो जाते हैं। यानी कुछ लोग इतने लंबे हो जाते हैं थोड़ा झुक जाते हैं, आगे झुक के चलने वहां पे लगते हैं। तो भाई ये कंट्रोल होना चाहिए, ना ज्यादा श्रावित होना ना कम श्रावित वहां पे आपका होना चाहिए। अगर कंट्रोल में रहेगा तो कोई दिक्कत आपको देखने को वहां पे नहीं मिलती है। अगला सवाल पूछा गया, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है और हम लोगों ने देख भी चुका है। तो यहाँ पे राइट आंसर सीधा सीधा किसका नाम बताना है, स्क्लेरेनकाइमा बता देना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये पौधों को यांत्रिक और मजबूती प्रदान वहां पे करता है, ये तनों, बीजों और फलों में आपका पाया वहां पे जाता है। सीधा सीधा क्या राइट आंसर आपको बता देना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक प्रजनन अंग कौन सा आपका होता है, क्या बताओगे यहाँ पे, ये बताओगे क्या, पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। आप यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आप बता दोगे। देखो जो आपका अंडप होता है ये स्त्री केसर होता है, जो आपका क्या होता है अंडप होता है, पढ़ा होगा अंडप, ये क्या होता है आपका स्त्री केसर यहाँ पे होता है। अब इसके बाद जो आपका अंडप स्त्री केसर हो गया, और मादा प्रजनन अंग आपका होता है जो अंडाणु आपका ये उत्पन्न करता है, ये मादा प्रजनन अंग हो जाता है जो कि अंडाणु आपका ये वहां पे उत्पन्न करता है। अब इनके आपसी क्रिया से ही आपका निषेचन की जो क्रिया होती है, इनकी आपसी क्रिया से ही निषेचन क्रिया वहां पे आपके होती है। तो सीधा सीधा क्या बताना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो आयनिक यौगिक का गुण कौन सा नहीं होगा, यहाँ से आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और 15 क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री भी वहां पूछा जाता है। तो इन बताओ इनमें से कौन सा आपका एक आयनिक यौगिक का गुण यहाँ पे नहीं आपका हो जाएगा। जैसे पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, ये तो आपका गुण यहाँ पे हो जाता है। उच्च गलनांक और क्वथनांक, ये भी गुण हो जाएगा। कम गलनांक, जो देखो यहाँ पे दिया गया कम गलनांक और क्वथनांक, जो चीज दिया गया ये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये आपका जो होता है ठोस अवस्था में भी आपको होता है और जल में आसानी से घुलनशील भी आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसमें क्या बताओ कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो आयनिक यौगिक का ये गुण दोस्तों आपका नहीं होता है, क्योंकि जो कम गलनांक और क्वथनांक आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन नंबर 3 को ही आपको वहां पे टिक कर देना है। अगला सवाल आता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। हाइड्रोक्लोरिक जो आपका अम्ल होता है HCl यहाँ पे आपका होता है। अब ये पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी होती है। तो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इससे उत्पन्न गैस कौन सा आपको बताना है। वो गैस दोस्तों आपकी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस दोस्तों यहाँ पे आपकी हो जाती है। ये मान चलना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस। जैसे आप ये मान चलना कि जैसे एक रिएक्शन हम लोग Na2CO3 आपका हुआ, अब ये जब रिएक्शन यहाँ पे हुआ क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। ये इसमें क्या लिख दो, यहाँ पे क्रिया कराओ CO3 का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आप यहाँ पे पहले क्रिया करा दो। अब जैसे ये क्रिया कराओगे क्या होगा, एक तो आपका NaCl यहाँ बनेगा और प्लस क्या होगा, यहाँ पे आपका जल का निर्माण होता है और प्लस क्या होता है आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस आपकी यहाँ पे निकल जाती है। ये गैस क्या बताओगे आप यहाँ पे सीधा सीधा आपकी निकल जाती है। तो क्या बताओगे कौन सी गैस निकलती है, आप बताओगे भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ये प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने की सामान्य तरीका होता है कि जब हमें प्रयोगशाला में कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस
प्राप्त करनी होती है तो हम यही अभिक्रिया वहां पे सीधा सीधा कराते हैं। और ये आपका एक अम्ल क्षार अभिक्रिया का उदाहरण भी हो जाता है। कभी ये पूछा जाए कैसा रिएक्शन हो जाता है आपका, ये आपका एक अम्ल क्षार अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल भी आपका वहां पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से यहाँ पे होते हैं। ये हम सभी को पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश से पौधे के द्वारा वहां पे कराया जाता है। अब यहाँ पे ये बताओ अच्छा बने उत्पाद कौन कौन से यहाँ पे होते हैं, तो क्या क्या बनता है, तो बताओगे भाई एक तो ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो सीधा क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज जल ऑक्सीजन दिया है और प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ग्लूकोज का आपका वहां पे बनता है। हाँ सीधा क्या होता है ग्लूकोज हो गया और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। सीधा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और इसमें दोस्तों पता है ये प्रक्रिया कब होती है, ये प्रक्रिया दोस्तों आपको तभी होती है जो आपका क्या होता है सूर्य का प्रकाश इसके लिए क्या होना चाहिए जरूरी यहाँ पे होता है। यानी सूर्य का प्रकाश क्या होता है उपस्थित वहां पे होता है और ये क्लोरोफिल इसका प्रमुख कारण होता है। अगर कभी ये पूछा गया प्रमुख कारक इसका क्या हो जाएगा, तो प्रमुख कारक आप क्या बताओगे यहाँ पे, आप सीधा बताना क्लोरोफिल इसका क्या बताओगे, क्लोरोफिल इसका प्रमुख कारण भी वहां पे आपका हो जाता है। और जो आपका एक ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन ये आपका एक उत्पाद के रूप में आपका निकलता है। जो आपका ऑक्सीजन होता है ये आपका एक उत्पाद के रूप में ही आपका निकलता है और ये प्रक्रिया पौधों का जीवन दायनी होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं अब वहां पे मतलब ऑक्सीजन और जो सांसें लेते हैं अपना भोजन का निर्माण भी वहां पे अपना ये करते हैं। तो क्या बताओगे सीधा राइट आंसर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। अब बताओ ये 4 ऑप्शन दिए गए रेडान है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, हाइड्रोजन है। इनमें से ये बताना है कौन सी आपकी नोबल गैस नहीं है। तो कौन सी नोबल गैस आपकी नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बताओगे, जो आपकी हाइड्रोजन है ना ये कोई नोबल गैस यहाँ पे आपकी नहीं होती है। नोबल गैस तो कभी पूछा जाए जो आपकी नोबल गैसें होती हैं ये आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में आपकी होती है, कभी अगर पूछा गया तो ये ग्रुप नंबर आप क्या बताओगे 18 आप यहाँ बताओगे। और ये दोस्तों आपकी गैसें जो होती है रासायनिक रूप से कैसी गैसें होती है आप बताओगे, निष्क्रिय होती है। कैसी गैसें होती है, निष्क्रिय आपकी होती है। और दोस्तों जो आपकी ये हाइड्रोजन गैस होती है ये निष्क्रिय गैस नहीं होती, ये आपकी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस भी आपके यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा जो आपका रेडॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आपका जिनॉन हो गया, ये सारे सारे आपकी नोबल गैसें आपकी वहां पे हो जाती हैं। और दोस्तों जो नोबल गैस है ये बाहरी कक्षा होती है ना, कभी पूछा जाए कि जितने भी नोबल गैसें होती है इनकी जो बाहरी कक्षा होती है कैसी होती है, इनकी बाहरी कक्षा आपकी पूर्ण होती है। इसी वजह से ये सारी गैसें क्या निष्क्रिय गैसें आपकी वहां पे हो जाती हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो गैस होती है ये काफी ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, निष्क्रिय गैस आपकी वहां पे नहीं होती है। तो क्या बताओगे ऑप्शन नंबर 4 आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा आपका डाबर नियंत्रित का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल वहां पे होते हैं। तो कौन सा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी एक तो आपका लिथियम इसमें है, एक आपका सोडियम है। अब बताओ दूसरा क्या हो जाएगा, त्रिक नियम भाई 3 होने चाहिए। तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा पोटेशियम। क्या बताओगे, पोटेशियम बता दें। तो जो आपका ये डाबर नियर ने एक त्रिक सिद्धांत प्रस्तुत वहां पे किया था। इन्होंने कहा भाई त्रिक में आपके 3 तत्वों के गुण समान हुए, 3 तत्व लिया। अब बताए इन तीनों के जो गुण होंगे ये सारे समान वहां पे हो जाते हैं। तो सीधा सीधा क्या बताओगे त्रिक में इनका पोटेशियम इसका एक राइट आंसर वहां पे आपका हो जाएगा। अब अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया अच्छा ये बताओ कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग होता है, आप सभी को पता ही होगा कि अपचयन एजेंट के रूप में किसका यूज होता है। तो आप कहोगे कोक का यूज किया जाएगा। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये कोक होता है ये आपका कठोर छिद्र युक्त और कार्बन से भरपूर आपका वहां पे होता है। अब इसे धात्विक अयस्कों के अपचयन हेतु बहुत ज्यादा उपयोग आपका किया जाता है। और ये आपका ऑक्सीजन को हटाकर क्या करता है उसे धातु मुक्त वहां पे कर देता है। यानी जो भी ऑक्सीजन होती है उसे हटा के धातु मुक्त आपका वहां पे कर देता है। अब इसे कोयले का उच्च तापमान पर गर्म करके ही आपका बनाया जाता है और ये आपका सस्ती और प्रभावी एक अपचायक के रूप में इसका यूज वहां पे होता है। तो क्या बताओगे सीधा कोक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अगर पूछा गया दो या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, दो या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, तो क्या बनेगा भाई, यौगिक कंपाउंड ही तो बनता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या बताओगे क्या बनता है, यौगिक, यानी कि दो या दो से अधिक जब तत्व एक साथ मिलते हैं किसका निर्माण करते हैं, आप बताओगे यौगिक का निर्माण वहां पे करते हैं। और जैसे कि आप ये मान लो यौगिक क्या हो जाएगा, जैसे जल आपका एक क्या यौगिक है, जैसे आपका H2O हो गया, या फिर दोस्तों जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, क्या हो गया, सोडियम, बता तो नहीं, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड जो आपका होता है NaCl होता है। ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे सारे आपके यौगिक ही तो हो जाते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन है, इसमें सोडियम है, क्लोरीन है, तभी जो सारा वहां पे निर्माण हो रहा है। यानी दो या दो से जो अधिक तत्व मिलते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, एक यौगिक, यार पूरा एक कंपाउंड ही तो हमारा बन जाता है यौगिक, ये सारे यौगिक आपके हो जाते हैं, जल हो गया, सोडियम क्लोराइड हो जाता है। इसी तरह और कई सारे यौगिक का निर्माण आपको वहां पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक ये ध्यान रखना कि जो यौगिक जैसे दो या दो से अधिक तत्व दिए, जैसे आपको एक हाइड्रोजन तत्व है, एक ऑक्सीजन तत्व है। अब ये जो जो मान लो जल का निर्माण जब वहां पे होता है ना, तो यहाँ पे ये याद करना, इनके यौगिक के जो गुण होते हैं ना, इनके घटक से भिन्न होते हैं, यानी जो बाद जो आपका ये बनेगा यहाँ पे यौगिक बनता है, इससे गुण से ये सारा वहां पे भिन्न आपके वहां पे हो जाता, अलग वहां पे पूरा आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का यौगिक नहीं है, तो बताओ कार्बन का यौगिक हम सभी को पता है, इनमें से कौन सा नहीं है, जो आपका निम्न में से कौन सा कार्बन का यौगिक यहाँ पे नहीं है। इसमें लिखा है कार्बन का यौगिक नहीं है, वर्ड लिखा है नहीं है, और क्या दिया गया, यौगिक वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो किसका नाम बताना भाई, आप बताओगे हीरे का नाम आप ले लोगे, किसका, हीरे का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो हीरा होता है ना, ये कार्बन का क्या होता है, शुद्ध अपरूप होता है। ये क्या होता है आपका, एक शुद्ध अपरूप आपका यहाँ पे होता है। इसमें सभी परमाणु कार्बन के ही आपके वहां पे आपके होते हैं। अब इसके अलावा चाक हो गया, संगमरमर हो गया, या कैल्शियम कार्बोनाइट कार्बोनेट आपके इसमें आपके होते हैं। दो जो आपका हीरा होता है, ये क्या होता है, इसका एक अपरूप वहां पे होता है, सीधा राइट आंसर यहाँ पे याद कर लेना। और जो हीरा होता है, ये कठोरता सभी पदार्थों में सबसे आपकी अधिक यहाँ पे होती है। अगर कभी ये भी चीज आपसे पूछा जाता है कि ये तो अभी तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तब भी आपको हीरे का नाम ही वहां पे आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा पहले जो गांव में कुएं होते थे या तालाब होते थे, उनमें अगर मान लो जल को शुद्ध करना है, पानी पीने के योग्य हमें बनाना है, तो हम लोग क्या करते थे वहां पे, क्या बताओगे, वहां पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज उस वक्त किया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का एक रासायनिक नाम कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कभी अगर आपसे पूछा गया, तो आप इसका रासायनिक नाम क्या बताओगे, यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम हाइपो, क्या लिखोगे, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, आप ये इसका रासायनिक नाम सीधा सीधा आप बता देना। और ये आपका एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट यहाँ पे आपका होता है। अब इसका यूज जो ब्लीचिंग पाउडर होता है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, जैसे इसका नालियां या शौचालय आदि की सफाई में भी ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज्यादा आपका यूज होता है, कि ताकि जो उनमें कीटाणु हैं वो सारे आपके मारे जाते हैं, वहां भी इसका काफी ज्यादा यूज आपका होता है। अब ये पीने के पानी में सुरक्षित बनाने में सहायक भी आपका वहां पे होता है, जो पीने वाला पानी होता है उसको सुरक्षित बनाए रखने में भी काफी ज्यादा हेल्प आपका यहाँ पे करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। ये बताओ नियम किसने दिया था, कि निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था, कि जो तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म वहां पे होता है, ये किसका नियम यहाँ पे था, तो ये किसका नियम बताओगे, मेंडलीव का। किसका नियम था, आप सीधा बताओगे मेंडलीव का नियम था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी यहाँ पे दी थी, मेंडलीव ने दोस्तों एक आवर्त सारणी यहाँ पे दी थी। अब ये चीज पूछी जाती है, ये आवर्त सारणी इन्होंने कौन से वर्ष में वहां पे प्रोवाइड कराई थी, तो वर्ष कौन सा आप बताओगे, यहाँ पे वर्ष बताना 1869 में इन्होंने एक आवर्त सारणी बताया। और इन्होंने क्या कहा था, तत्वों के उनके जो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार वहां पे सजाया था। किसके अनुसार सजाया था आवर्त सारणी में, क्या बताओगे यहाँ पे, उनके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सभी जितने भी तत्व थे उनको वहां पे सजाया था। तो ये चीज भी यहाँ पे आप याद कर लेना।
और मेंडलीव की जो कार्य आधुनिक आवर्त सारणी का अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे चल रही थी, जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बताई थी, उसी के आधार उसी के बेस पे ये आपकी वहां बनाई भी गई थी। तो सीधा सीधा क्या राइट आंसर बताओगे? मेंडलीव का नाम आपको यहाँ बता देना, जो क्वेश्चन आपका पुणे जडारो में आपका सीधा सीधा पूछ लिया गया था। अब ये बताओ उस रूसी रसायनक का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आपका आवधिक कार्य वहां पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर आपको बताना, सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ पे क्या, मार्कोन क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? मेंडलीव। हाँ क्या हो जाएगा? मेंडलीव बता रहे हैं, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और मेंडलीव को मैंने बता ही दिया कि मेंडलीव ने 1869 में आपने आवर्त सारणी का नियम दिया था। अब इन्होंने कहा कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान पे आपके निर्भर करते हैं। अब इन्होंने ही पहली व्यापक आवर्त सारणी भी बनाई थी। अब इन्होंने भविष्य के तत्वों की भविष्यवाणी भी वहां पे उस समय कर दी थी। और मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी वहां पे कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ये बताओ अच्छा आधुनिक, अगर कभी आपसे एक चीज ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो किसका नाम बताना, तब भी आपको मेंडलीव का नाम ही आपको वहां पे बता देना है। अगला क्वेश्चन आता है बायोगैस में बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? बायोगैस में बायोमास किस प्रक्रिया के माध्यम से आपका उत्पन्न होता है? तो ये आपका अवायवीय किण्वन के द्वारा आपका उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 3 सीधा सीधा आपको राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। अब ये प्रक्रिया आपके जीवाणुओं की सहायता वहां पे होती है। इसमें जैसे आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अन्य गैसें वहां पे निकलती। कौन कौन सी गैसें यहाँ पे निकलती? जैसे आपकी मीथेन गैस होगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ऐसी अन्य गैसें भी यहाँ पे आपकी निकलती है। और ये प्रक्रिया आपकी गोबर, पत्तियों या रसोई अपशिष्ट आपकी काफी ज्यादा वहां पे होता है। और बायोगैस एक आपका स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपका यहाँ पे हो जाता है, जो आपका बायोगैस होता है। तो ये क्या होता है? अवायवीय किण्वन आपका राइट आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो पांचवी अवस्था के लिए कौन से वैज्ञानिक ने वहां पे गणना की थी? क्या बताओगे वैज्ञानिक का नाम? सत्येंद्र नाथ बोस का आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये पदार्थ की पांचवी अवस्था यहाँ देखो, जो बोस ने एक अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर एक बोस आइंस्टीन आपका कंडेंसर की संकल्पना वहां पे की थी। किसकी संकल्पना वहां पे की थी? यहाँ पे लिखिएगा बोस बोस आइंस्टीन। क्या लिखोगे? बोस आइंस्टीन। ये वर्ड आप यहाँ पे नोट करना। और यहाँ पे एक वर्ड ये लिख लेना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। अब ये दोस्तों जो आपकी अवस्था होती है ना, इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? ये पदार्थ की पांचवी अवस्था आपकी होती है। अब ये जो आपकी अवस्था होती है बहुत कम टेम्परेचर में, यानी बहुत कम निम्न तापमान पर ये आपकी अवस्था वहां पे बनती है। अब इसमें क्या होता है? परमाणु एक ही क्वांटम अवस्था में आपके सारे वहां पे आ जाते हैं। अब इसका प्रयोग आपका क्वांटम भौतिकी और सुपर कंडक्टिविटी में काफी ज्यादा आपका वहां पे होता है। तो ये पदार्थ की पांचवी अवस्था आपकी यहाँ पे हो जाती है। किसने बताया था? सत्येंद्र नाथ बोस का नाम आप यहाँ पे बता देंगे। अब ये पूछा गया निम्नलिखित में से किसने पुलो लौह के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता? निम्नलिखित में से किससे पुलों, जो हमारे पुल होते हैं, लौह के होती है, जंगले होते हैं, कौन से धातु से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? जंग। भाई जंग ही तो नुकसान पहुंचाता है। जंग से क्या होता है? जितने भी लोहे होते हैं क्या धीरे धीरे क्या होते हैं? वो खराब आपके हो जाए, कमजोर वहां पे आपके हो जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका जंग होता है ना, ये अगर क्वेश्चन पूछे कैसी आपकी क्रिया होती है, तो यहाँ पे एक चीज ये भी याद करना, ये आपका एक ऑक्सीकरण। कैसी क्रिया बताओगे? ये आपका एक ऑक्सीकरण आपकी क्रिया होती है, जो लौह धातुओं में आपके होती है। अब ये क्रिया कब होती है? ये जंग कब लगता है किसी चीज? जंग तभी लगेगा जब उसमें क्या हो? ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो और प्लस क्या हो? जल हो। ऑक्सीजन जब जल होता है तभी आपके किसी चीज में वहां पे जंग आपकी लग जाती है। अब इसको दोस्तों जंग से बचाने के लिए एक क्या किया जाता है वहां पे? तो जंग से बचाने के लिए गल्वनाइजेशन गल्वनाइजेशन आपको किया जाता है। हम देखा होगा घरों में जो पेंट वहां पे कर दिया जाता है, गैल्वेनाइजेशन अभी क्रिया वहां पे की जाती है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी क्रिया आपकी की जाती है, तो गैल्वेनाइजेशन क्रिया आपकी वहां पे की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा गया जंग आपको किसी चीज में कब लगता है? जब उसमें जल हो और ऑक्सीजन की मात्रा जब वहां पे होती है
तभी अब क्या किसी वस्तु में आपका जंग लगता है, और जंग लगना कैसी क्रिया होती है, ये आपकी एक प्रकार की आक्सीकरण क्रिया होती है। ये तीनों चीजें ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा चुकी हैं। और ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाता है। यहाँ सारे चीज जो जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ सारी चीज आप यहाँ पे अच्छे से तैयार करते चलना। और जो एक चीज ये जरूर याद रखना कि आपके एग्जाम में जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितना टाइम बच रहा है अब उस पर आपको फोकस वहां पे करना स्टार्ट कर देना है। जब भी आपका पेपर वहां पे लगेगा ये मान चलना उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं बार बार ये बात इस वजह बताता हूँ कि अभी टाइम है, भरोसा करके वो नोट्स जरूर तैयार करके जाना। आप जब भी पेपर बैठोगे उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, पेपर वहां जरूर क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या बोलो, अब सारे जो नोट्स है ना सीधा प्ले स्टोर पे जाना, एने वाला जैसे ही वहां पे सर्च करोगे एप्लीकेशन आ जाएगा और सारे नोट्स यहाँ पे आपके ऑलरेडी अपलोड वहां पे कर दिए गए। अब बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? क्या पूछा गया? पहला धातु तत्व का नाम बताओ क्या हो जाएगा? धातु तत्व क्या हो जाएगा? लिथियम आपको यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अच्छा एक कमेंट बॉक्स सारे बच्चे ये बताएंगे यहाँ पे कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब सारे बच्चे बताएंगे कि इसका परमाणु क्रमांक आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। हर बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा कि जो आपका लिथियम होता है परमाणु क्रमांक यहाँ पे आपका क्या हो जाता है। और दोस्तों जो आपका लिथियम होता है ये आपके अत्यधिक आपके प्रतिक्रियाशील और क्या होती है आपकी हल्की धातु है, प्रतिक्रियाशील भी होती है और ये आपकी हल्की धातु दोस्तों आपकी यहाँ पे होती है। अब इसका उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? आपका बैटरी निर्माण में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। कहाँ पे होता है? जो आपका बैटरी निर्माण है बहुत ज्यादा इसका यूज आपका वहां पे किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताना कि इसका परमाणु क्रमांक लिथियम का आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो पीडीएफ भी होगी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या एप्लीकेशन आने वाला वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और टेलीग्राम में भी इसकी पीडीएफ आपको दिख जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन अपने पास जरूर रखना और एग्जाम के पहले ये सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन जरूर करके वहां पे आपको जाना है। और पेपर जब भी आप बैठो क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको वहां पे देखने को मिल जाता है, तो एग्जाम तक जो चीजें जैसी आपको बताई जा रही वैसे आप फॉलो करते चलना। आप जब भी पेपर बैठोगे आपके एग्जाम में यहाँ जरूर क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ओके दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।